नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज जो हम जानेंगे बरसाती टमाटर की खेती के बारे में और वो जो जानकारी होगी वो विस्तार रूप से होगी और 5 पॉइंटों के आधार पर होगी। पहला जो पॉइंट होगा वो होगा सही समय कि हमें किस समय पर लगाना चाहिए। दूसरा होगा ज़मीन की तैयारी, तीसरा होगा बीज का चुनाव और चौथा होगा नर्सरी तैयार करना या फिर जो आप नर्सरी लाते हैं तो फिर उसकी नर्सरी की देखभाल कैसे आपको करना है और उसे ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, ठीक है? और 5वां होगा अंतिम पॉइंट हमारा, 5वां होगा कि रोग और उपचार। जो शुरुआती समय पर आते हैं, जैसे आप जब नर्सरी तैयार करते हैं, तो उस समय पर कौन से रोग आते हैं आपके और दूसरा जब आप नर्सरी से निकाल कर पौधे को लगाते हैं अपने खेत पर, तो 30 दिनों के अंदर में जो भी रोग आते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे लास्ट पॉइंट पर। ठीक, दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात और विशेष बात मैं आपको बताऊंगा जो अभी के समय पर जो टॉप 5 वेराइटी हैं उनके बारे में, जिनको लगाकर आप जो है अधिक से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और उनकी मार्केट पर डिमांड भी काफ़ी होती है और रोगों के प्रति लड़ने में वो सक्षम भी होते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। पहले पॉइंट को देखें तो पहला पॉइंट है सही समय। समय 3 प्रकार से होता है हमारा, एक तो अगेती होता है, एक तो हमारा मध्यम होता है जिस पर हमें लगाना चाहिए और तीसरा होता है हमारा पछेती। तो पहले हम अगेती की बात करते हैं, तो अगेती के लिए जो सही समय है, हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक यदि आप लगाते हैं तो वो आपकी अगेती खेती कहलाती है। 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक यदि आप लगाते हैं अपनी फसल को तो वो एक्यूरेट सही समय कहलाता है टमाटर का। ठीक, उस समय पर यदि आप लगाएंगे तो आप देखेंगे आपको कम से कम रोग आते हैं और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी मिलता है। 30 अगस्त के बाद जो भी फसल आप लगाते हैं तो वो आपकी पछेती कहलाती है। दूसरा पॉइंट है ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी आप प्लाऊ चलाएंगे, कल्टीवेटर चलाएंगे, ज़मीन को समतल करेंगे, इसके बाद आप बेड बनाएंगे। बेड बनाने से पहले यदि आपके पास गोबर खाद हो, कंपोस्ट खाद हो तो फिर उसको आप ज़रूर डालें। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गोबर खाद आप डाल रहे हैं वो सड़ी गली होनी चाहिए। कच्ची गोबर खाद आप बिल्कुल भी ना डालें। और इसके बाद आप बेसल डोज डालें रासायनिक खादों का हमारा, तो उसमें आप डीएपी 1 बोरी, 25 केजी पोटास की मात्रा और सगार की जो मात्रा है आप 5 केजी ले सकते हैं। सगार की जो मात्रा है आपको कम रखनी है। दूसरा आप इसके साथ में 1 केजी बोरान भी ले सकते हैं और 5 केजी सल्फर भी आप ले सकते हैं। ये सब डालने के बाद आप फिर से दोबारा एक बार फिर रेजर चलाएं और जो खाद आपने डाली है उसको फिर एक बार मिट्टी से ढक दें। जब मिट्टी से आपकी ढक जाती है खाद तो फिर ड्रिप लाइन बिछाएं और ड्रिप लाइन बिछाने के बाद आपको मल्चिंग करनी होगी। टमाटर की फसल यदि आप बरसात में ले रहे हैं तो मल्चिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्टेकिंग भी करनी पड़ेगी कि आपको ऐसी ज़मीन का चुनाव करना है टमाटर के लिए जिस पर कि पानी रुकता ना हो। यदि जल भरा होगा तो आपकी फसल पर ब्लाइट की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है आपको। तीसरा पॉइंट है, प्रमुख पॉइंट है हमारा बीज का चुनाव। जब भी आप टमाटर की फसल लगाएं या फिर अन्य फसल भी लगाएं तो सबसे पहले आपको वैरायटियों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। उनको जानने के लिए आपको कुछ मुख्य बिंदु हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यदि आप बरसात के समय पर लगा रहे हैं तो ऐसी वैरायटी का चयन करें जो कि ज़्यादा बारिश के लिए सहनशील हो। दूसरा टेम्परेचर के लिए भी सहनशील हो, क्योंकि आप देखते हैं कि जुलाई और अगस्त के महीने में टेम्परेचर बहुत तेज़ होता है, धूप बहुत तेज़ होती है और वहीं बरसात भी होती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसके कारण जो पौधा हम देखते हैं वो झुलसने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। बीज के चुनाव में एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि वो जो वैरायटी आप लगा रहे हैं वो ब्लाइट और वायरस के प्रति सहनशील हो। ऐसी वैरायटी का आपको चयन करना है। और 5वां और अंतिम पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी सीड का सिलेक्शन करें तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मार्केट पर आप थोड़ी-सी रिसर्च करें कि आप जो वैरायटी लगा रहे हैं उसकी मार्केट पर डिमांड है या नहीं। दूसरा ये कि वो ज़्यादा दूरी तक ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है या नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो जो कुछ वैरायटियाँ हैं, उनके जो छिलटे होते हैं, वो पतले होते हैं और इसके कारण हम उन्हें ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। दिक्कत ये है कि यदि हमारी किनारे की मंडी पर रेट हमें नहीं मिल पाते हैं, तो फिर हमें दूरी की मंडी पर भी ले जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है, वो सक्षम यदि नहीं होती, तो हमें काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। और इसकी डिमांड भी आप देखें कि आपके एरिया पर कैप्सूल साइज चल रहा है या फिर देसी सेगमेंट चलता है। आपके एरिया पर जो भी चले उसके हिसाब से आप वेराइटी का सिलेक्शन करें। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारा नर्सरी। ठीक है, नर्सरी यदि आप बनाना चाह रहे हैं अपने यहाँ तो फिर आप 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो खुली ज़मीन पर बना सकते हैं आप, दूसरा आप रोटरी नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। तो ज़मीन की नर्सरी में आप जो है 1 मीटर चौड़ी बेड बनाएं। आप लंबाई कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन चौड़ाई जो है आपको 1 फीट रखनी है और उसकी जो हाइट रहेगी, उसकी जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 15 सेंटीमीटर। उसको समतल करें, मिट्टी को भुरभुरी करें और इसके बाद उसमें यदि आपके पास केंचुआ खाद हो तो ही आप डालें। ठीक है, आप गोबर खाद ना डालें, रासायनिक खाद का इस्तेमाल इसके लिए आप ना करें। ठीक है, और उसको रोग मुक्त करने के लिए आप जो रिजेंट पाउडर होता है उसको आप डालें और इसके बाद फिर उसमें
1 इंच की दूरी पर लाइनिंग बनाएं ऐसा, और वहाँ पर एक एक सीड को जमा के उसमें रखें, और उसकी जो गहराई होगी वो बहुत ही कम आपको रखनी है। यदि गहराई पर बीत जाता है तो फिर उसको जर्मिनेट होने में काफ़ी समस्या होती है। इसके बाद उसको आप जो है, या तो आपके पास इंसेक्ट नेट होगा तो उससे कवर करें आप, और बारिश के लिए आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप देखें कि बारिश यदि आने वाली हो तो उसके ऊपर फिर प्लास्टिक ढक के रखें आप, और जैसे ही बारिश खत्म होती है तो फिर उसका प्लास्टिक को आपको निकालना भी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आप कहीं सोचेंगे तो हम प्लास्टिक ढके रहने दें, तो फिर आपकी जो नर्सरी है वो बर्निंग उसमें आ जाती है। ठीक है। दूसरा ये कि यदि तेज़ बारिश होती है तो इंसेक्ट नेट में भी पानी नीचे जाता है, तो फिर आपके अगर छोटे पौधे हैं तो वो उसके डैमेज होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। ग्रीन नेट का इस्तेमाल आप धूप के लिए कर सकते हैं, लेकिन पूरे समय के लिए आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो आपकी जो नर्सरी है वो सीधी भागेगी। आपका जो पौधा है वो पतला रहेगा और फिर उसमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है। इसके बाद हम यदि प्रो ट्रे की बात करते हैं तो प्रो ट्रे में आपको कोकोपीट लेना पड़ेगा। कोकोपीट को आप फुलाएं, एक दिन पहले फुलाएं, और उसका पानी जो है पूरा निकलने दें, और उसको कम से कम 2 से 3 बार उसकी धुलाई करें। ठीक है। ताकि जो कोकोपीट का ईसी है वो कंट्रोल रहे, और उसमें जो हाई टीडीएस वाला जो मटेरियल होता है, जो ईसी उसकी हाई होती है, वो आपकी कम हो जाती है। ठीक है। क्योंकि इसमें नमक की मात्रा होती है। आपने देखा होगा कि जो नारियल का पौधा होता है हमारा, वो समुद्र के किनारे वाले एरिया पर होता है, तो इस उसके कारण जो कोकोपीट है उस पर भी नमक की मात्रा होती है, इसलिए उसकी धुलाई अच्छे से करें। इस पर प्रो ट्रे को भरें, और हो सके तो चौरस वाली, स्क्वायर वाली जो होती है हमारी, उसका चुनाव करें प्रो ट्रे का, कि लगभग 20 से 22 दिनों में नर्सरी बनकर तैयार हो जाती है। जब आपकी नर्सरी बनकर तैयार हो रही हो, उस समय पर आपको डंपिंग अप और जड़ गलने के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बारिश का पानी उसमें आता है तो फिर आपको ब्लाइट की समस्या भी उसमें देखने को मिलती है। इसके लिए जो है समय समय पर आपको स्प्रे करने पड़ेंगे, जैसे रेडोमेल गोल्ड, रोको और आपका सीओसी। ठीक है। अगर ये इनका इस्तेमाल आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ब्लाइट की समस्या दूर हो जाती है। दूसरा, रोको से आपकी जड़ गलन की समस्या दूर हो जाती है, डंपिंग अप की समस्या दूर हो जाती है। तो इस तरीके से आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा नर्सरी के लिए। तो अगला पॉइंट दोस्तों हमारा शुरुआती रोग और उनका उपचार। शुरुआती रोग से हमारा मतलब होता है जब आप नर्सरी पौधा निकाल कर अपने खेत पर लगा देते हैं, उस समय पर हम देखते हैं कुछ हमें समस्याएं आती हैं रोगों में। ठीक है। तो उन रोगों में सबसे पहला जो रोग आता है जब आप नर्सरी लगाते हैं, तो डंपिंग अप की समस्या आती है। दूसरा, उसमें जड़ गलन की समस्या आती है, और तीसरा आती है हमारी अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट। ये समस्याएं प्रमुखतः आती हैं, और इंसेक्टों में हम देखते हैं कि लीफ मारे की समस्या आपकी आती है। इनके लिए आपको क्या करना है, आपको ड्रिंचिंग करनी है। ड्रिंचिंग आपको कब करनी है, आपका जब पौधा आप लगा लेते हैं उसके 4 से 5 दिनों के बाद एक ड्रिंचिंग आपको सीओसी प्लस होमिक एसिड की आप ले सकते हैं, और साथ में 19-19 की मात्रा भी ले सकते हैं। जब ये ड्रिंचिंग आप करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपको जड़ गलन की समस्या, डंपिंग अप की समस्या नहीं आती है। रेडोमेल गोल्ड या सीओसी का भी स्प्रे ले सकते हैं हर 5 से 6 दिनों के बाद। एक और मैं आपको बता दूं कि पहले ही नर्सरी में आपको कुछ फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि एलिएट है, इंसेक्टिसाइड में अलीका है। इनका आप नर्सरी में जब भी आप नर्सरी लगाने वाले हों, उसके कम से कम 2 दिन पहले आप स्प्रे करें। ठीक है। तो आपको शुरुआती जो 10 दिन हैं वो आपके अच्छे से गुजरेंगे, आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। तो अर्ली ब्लाइट के लिए आप सीओसी का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे में, और लीफ मारने के लिए आप अलीका का इस्तेमाल करें। अपने इंसेक्टिसाइडों में आप इमिडाक्लोपीड, एक्ट्रा जिसमें कि थार्मेथक्सम होता है, और साथ में आप एसीटा और कट्राफाइडोक्लोराइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन जो 4 इंसेक्टिसाइड बताए हैं आपको मैंने, इनमें से बारी-बारी से आपको करना है, ना कि एक साथ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये जो आपको जानकारी मिली है अभी, यदि वो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की विशेष बात तरफ। विशेष बात में आपको 5 वैरायटी के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहली जो वैरायटी है वो है सेमनिस कंपनी की अभिलाष। ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, और बहुत पुरानी वैरायटी हमारी, काफ़ी दिनों से हम इसको लगा रहे हैं। भी इसका उत्पादन भी बढ़िया है, और रोगों में लड़ने की क्षमता भी इस पर है। ठीक है। और मार्केट पर इसकी डिमांड भी है। दूसरी का भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, इसकी मार्केट पर डिमांड भी काफ़ी है, और लगभग 60 से 70 दिनों में फल इसका स्टार्ट हो जाता है हमारा। इसके बाद अगली जो वैरायटी है वो है दोस्तों यूएस की 440। ठीक है। यूएस सीड जो नैनम्स कंपनी आती है उसकी, हमारी यूएस 440 बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। अर्ली वैरायटी है, इसको आप पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है। यदि आप अर्ली लगाना चाह रहे हैं तो इस वैरायटी का आप चयन आपको करना पड़ेगा। आप देखेंगे इसमें जो फलन है वो बहुत ही कम समय पर आता है, यानी कि 50 से 60 दिनों के बाद इसकी हार्वेस्टिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारी 5वीं और आखिरी और सबसे बढ़िया वैरायटी है आज के समय पर, वो है दोस्तों सिंजेंटा की साहो 3150। ये वैरायटी का जो डिमांड है वो बहुत ही अभी ज़्यादा है। आप किसी भी मंडी पर चले जाएं, साहो की वैरायटी का आपको नाम मिल जाएगा। सारे जितने भी एजेंट हैं हमारे, जितने भी दलाल हैं,
हमारी अड़ेती हैं, वो सब पहचानते हैं कि साहो वैरायटियाँ कैसी है। और किसी भी मंडी पर आप चले जाएँ, दिल्ली चले जाएँ आप, फिरोज़ाबाद मंडी चले जाएँ आपकी, आज़ादपुर मंडी चले जाएँ, किसी भी मंडी पर आप जाएँगे तो आपको साहो के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप बिंदास होके गाड़ी भेज सकते हैं अपनी, आपकी जो गाड़ी है वो जल्दी से जल्दी खाली होगी, आपको पेमेंट भी 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। यदि ये सारी खूबी है इस पर, तो आपको इसको लगाना चाहिए। एक दूसरा ये कि ये रोगों के प्रति लड़ने में सक्षम है और दूसरा ये हाई टेम्परेचर के प्रति भी सक्षम है, ठीक है? तो यदि आप अगेती लगाते हैं और बारिश में लगाते हैं खासकर, तो आपको साहो वैरायटी का चयन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो के लिए कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो हमारे लिए और आपका कोई सवाल हो, तो हमें कमेंट के माध्यम से लिखें और यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, तो हमें ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।